हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी लाइट के इंट्रोडक्शन की, और अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कुछ बेसिक फिनोमिनास की, ठीक, और एज वेल एज उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हमारे इंडिया के अंदर साइंटिस्ट लोगों का क्या मानना था और विदेशों के साइंटिस्ट लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या क्या डिस्कवरीज की, क्या क्या इन्वेंशंस किए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप महर्षि कणाद का नाम जानते हो? महर्षि कणाद ये एक ऐसे महर्षि थे जिन्होंने ये बताया कि हमारा जो सबस्टेंस होता है, ये सबस्टेंस छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और उन छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों को नाम दिया गया था परमाणु, और इंग्लिश होती है उसकी एटम। बट संजोग देखिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी बुक थी उनकी भाई? दो बुक्स वहां पे काफी फेमस है उनकी, नाम सुनो आप, न्याय और वैशेषिका। न्याय वैशेषिका, इन बुक्स के अंदर यहां पर एक बात काफी इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है कि जो लाइट होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, बट वे पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी इसी बात से स्टार्ट करते हैं और हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का कौन कौन सा लक्षण, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चलता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि हमें मिला था इस न्याय वैशेषिका से कि लाइट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, बट वे पार्टिकल्स एटम नहीं होते हैं और मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। उन पार्टिकल्स को आज के डेट में हमने नाम दिया है क्वांटा, या फिर क्वांटम, या फिर फोटॉन। ठीक है, तो क्या होते हैं फिर वो? सर एक्चुअल में वो पार्टिकल्स कोई और नहीं बल्कि क्वांटा या फिर फोटॉन होते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर बात थोड़ी और भी आगे बढ़ी। महर्षि कणाद के बाद और भी कई सारे डिस्कवरीज होती हैं वहां पर। ठीक है, और फिर हमें ये बात पता चलता है कि वहां आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड का नाम सुना है आपने? यूक्लिड मैथमेटिक्स में तो वो आपको परेशान करते ही हैं, थोड़ा बहुत उनका योगदान यहाँ लाइट वाले फील्ड में भी मिल जाता है। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा लाइट कंस्टिट्यूट करता है पार्टिकल्स से, और वे पार्टिकल्स कोई और नहीं बल्कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे, अभी आज के डेट में जो हमें पता है वो है फोटॉन, या मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि पार्टिकल्स को नाम हम क्वांटम दे सकते हैं, और उन क्वांटम की सीरीज को क्वांटा कहते हैं, जिन्हें आप फोटॉन के नाम से जानते हैं, और ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और इनकी एनर्जी को पता करने के लिए बोले तो इन फोटॉन की एनर्जी को पता करने का फॉर्मूला होता है E=h²। परेशान ना हो, इसके बारे में आपको आगे की इस क्लासेस में स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है, बाय द वे यूक्लिड का भी क्या काम था? यूक्लिड के बारे में आप थोड़ी बहुत बातें मुझे बताओगे? हाँ बताओ, मैं सुन सकता हूँ आपकी बातों को। हाँ यस, बिल्कुल राइट, सही है। पता नहीं कौन सी बात आपने बताई, मैंने तो कह दिया सही है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इनको ज्योमेट्री का एक्सपर्ट माना जाता है। ज्योमेट्री, जितनी भी ज्योमेट्री आज की डेट में दुनिया में पढ़ाई जाती है उसका एक्सपर्ट मानते हैं हम यूक्लिड को। बट
ओवरऑल स्टडी करने के बाद से हमें ये पता चलता है कि वो केवल ज्योमेट्री के ही बादशाह नहीं थे, वे बादशाह लाइट के फील्ड के भी थे, और उनका भी यही मानना था जो मानना हमारे न्याय वैशेषिका का था या फिर महर्षि कणाद का था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर इसके स्पेशलिस्ट नहीं थे, स्पेशलिस्ट तो यहाँ पर बहुत सारे थे। अभी मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप महर्षि कणाद को साइंटिस्ट का नाम दे सकते हो? तो सोच के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि यस वो महर्षि कणाद साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे या फिर कोई साधु संत महात्मा थे। ठीक है, ओके। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आती है कि लाइट is an electromagnetic wave. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक आप एक ग्राफ को बना करके शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास दो एक्सिस हैं, ठीक, एक फील्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर दिखाया, ये मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे ग्राफ को शो करता हूँ। वहीं मीनवाइल मैं बताता हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड को भी ये अपने आसपास जनरेट करते चलता है। इसका क्या मतलब, जरा समझे। मैंने कहा कि हमारी लाइट इस तरीके से ट्रेवल करते चल रही है इन फॉर्म ऑफ वेव, और जब ये चलेगा तो आसपास में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझना जरा कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया दो एक्सिस, ठीक है, और यहाँ से इसका वेव निकला है, निकलने के बाद से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे जाता है। उसी टाइम पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, ऐसे निकलते हुए जाता है। सही बात है, ओके। तो अभी मैं यहाँ फिगर में इसको कैसे दिखाऊंगा, देखना जरा। मैं कहा कि यहाँ पर, यहाँ ये ऊपर गया कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी टाइम पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलता है। जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा था उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड मेरा पीछे जा रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके मन में ऐसा होता है कि टीचर ने तो बताया नहीं, तो टीचर भी मजबूर है, अभी ये आपके लेवल की बातें हैं नहीं, ठीक है। ये सारी बातें आपको थोड़ा बहुत वेट कर लेने के बाद से 12th में पता चलती हैं, ठीक है, ओके। फिर भी यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऊपर जा रही थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नीचे जा रही थी, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर चला गया और देखो मैंने इसको चलो ब्लू कलर से हम दिखा देते हैं इसको। यहाँ उसी टाइम पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आगे आ रहा होगा एक बार, और एक बार ये पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। फिर से हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आगे आएगा, ये ऐसे चल रहा होता है, फिर यहाँ पर ये पीछे चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे धीमे धीमे करके प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट करने का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब धीरे धीरे किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ चलना, ठीक है। तो हमारा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, काफी बड़ा हो चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आओ आगे समझते हैं। तो थोड़ा टाइम और आगे बढ़ता है और यहाँ पर कई सारी डिस्कवरीज हुई। न्यूटन को तो जानते होंगे, न्यूटन भी पीछे नहीं रहते हैं। न्यूटन ने भी इसके बारे में काफी सारी बातें बताई थी। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि न्यूटन का क्या मानना था। न्यूटन का मानना था कि जो हमारा लाइट होता है ये सचमुच पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उन पार्टिकल्स का नाम हमने दिया था कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या था, आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाएं, वहां पे समझ के आए, वहां मैंने सब कुछ बताया था। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइट की प्रॉपर्टी की तीसरी बात, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव which need not a
मीडियम टू ट्रेवल। कि लाइट क्या है? लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक ऐसा ट्रांसवर्स वेव जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। समझे, इस बात को भी समझे ध्यान से। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा वेव के बारे में, टू एंड फ्रो मोशन वेव, ठीक है, पढ़े थे। ओके, उसके बाद आपको वही बताया गया कि ये दो टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ओके, तो ट्रांसवर्स की कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आपको बताऊं तो आप यूं ऐसे समझ लेना कि आपके पास में एक कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल एक बार नीचे जाता है, फिर एक बार वही पार्टिकल ऊपर जाता है, और नीचे ऊपर जाते जाते आगे भी बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जस्ट इमेजिन मेरे पास में ये जो पार्टिकल है, ये लाइट का पार्टिकल है, ये लाइट का पार्टिकल अभी यहां है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, और बाकी के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्या ये पार्टिकल आगे की ओर बढ़ता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बल्ब हमारे पास यहाँ जला है तो बल्ब यहाँ पे जलने के बाद से धीरे धीरे पार्टिकल्स को टकराएगा, और टक्कर करके पार्टिकल्स ऊपर नीचे से वाइब्रेशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, आपकी आंखों तक पहुंच जाएंगे, और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के सब टकराते हुए आगे प्रोपोगेट कर जाते हैं, इधर की ओर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे अपने ही जगह पर मोशन कर रहे होते हैं। इस टाइप के वाइब्रेशन को या इस टाइप के वेव को आप नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आया? ओके, अब मीडियम की बात करते हैं। मीडियम का क्या मतलब हुआ कि क्या ये मीडियम जब रहेगा तभी चलेगा, क्या बिना मीडियम के नहीं चल सकता है? मीडियम का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा होकर के वो पास कर रहा होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अगर लाइट को मीडियम आपने दिया, जैसे एयर का मीडियम, वाटर का मीडियम, या किसी और भी लिक्विड का मीडियम, ठीक, तो वो उसके अंदर भी ट्रेवल कर सकता है, और अगर बिना मीडियम को आप उसको बोलो कि चलो लाइट ट्रेवल करो तो भी ट्रेवल कर सकता है। समझना कैसे? जस्ट इमेजिन कि यहां मैंने अर्थ को उठा लिया। अब ये जो अर्थ है आपका, इस अर्थ के पास में यहाँ एटमॉस्फेयर होता है, सही बात है? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब इस एटमॉस्फेयर के अक्रॉस आपको पता होना चाहिए कि ये एटमॉस्फेयर गैसेस का मिक्सचर होता है, यानी कि आपको एयर मीडियम के तौर पे दिखा। मान लीजिएगा कि मेरे पास में यहाँ सन जल रहा है, जल क्या रहा है, मैंने कोई ऑन थोड़ा नहीं किया, वो तो परमानेंट चमकता रहता है, ठीक है। तो आपका सन, यहाँ सन से लाइट आ रही इस तरीके से। अब जरा इमेजिन करना कि जब ये सन का लाइट हमारे पास में एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो इसको एक मीडियम मिल जाता है, वो मीडियम क्या होता है? एयर, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ तो मीडियम मिला तो चल लिया, तो क्या इसके ऊपर मीडियम होता है या नहीं होता है? तो भाई आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एटमॉस्फेयर के अक्रॉस जाने पर, जरा इसके ऊपर की बात को आप सोचें, वहां कोई ऐसा मीडियम नहीं है, ठीक है। जब मीडियम नहीं है तो फिर कैसे ये ट्रेवल कर सकता है? इसका मतलब कि लाइट के पास में ये वाली प्रॉपर्टी है कि वो मीडियम रहने पर भी ट्रेवल कर सकता है और बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको समझना होता है कि अगर मीडियम रहेगा तब भी, मीडियम नहीं रहेगा तब भी, दोनों ही तरीके से ये खुश है और लाइट दोनों ही में ट्रेवल कर सकता है, ठीक। तो ये तीन प्रॉपर्टीज रही। अभी इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। तो लाइट के बारे में बताया जाता है कि लाइट हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। इन वैक्यूम कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की जो स्पीड होती है, सबसे तगड़ी स्पीड मानी गई वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर या फिर एयर के अंदर, ठीक है।
देखिए एयर के अंदर भी उसकी स्पीड सबसे हाई है और वैक्यूम के अंदर भी उसकी स्पीड सबसे हाई है। आप इतना जान लो कि दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी औजार या हथियार प्रकाश के चाल की बराबरी नहीं कर सकता है। स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट होता है। किसका? स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आई बात? सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है पूरे ब्रह्मांड में? तो लाइट की स्पीड होती है। कितनी होती है आइए ये भी बताते हैं। अगली प्रॉपर्टी 5वीं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम C is equal to 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। समझे जरा, स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट किया जाता है। एयर और वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड इतनी डिटेक्ट की गई है। साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है भाई कि हमारे लाइट का जो स्पीड है हवा में या निर्वात में वो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड डिटेक्ट किया जा सकता है। बट आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। नो डाउट आप नहीं पढ़े होंगे, बट अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इसका अप्रॉक्सीमेशन किया गया और लगभग इसकी स्पीड ऐसे बताई जाती है कि ये 300,000,000 मीटर पर सेकेंड होता है। और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 × 10⁸8। कैसे 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप प्रकाश की चाल बताते हैं या फिर लाइट का स्पीड बताते हैं। वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो। यहाँ के लिए दोनों ही सेम हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो भी मैं बताता हूं कि सर क्या स्पीड ऑफ लाइट सभी मीडियम में सेम होता है? तो नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मीडियम की बदलते ही, मीडियम को जैसे ही चेंज करोगे आप, स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर जाएगा, चेंज कर जाता है। समझें जरा इस चीज को। आप इसको नोट में भी नोट कर लेना कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट changes with change in medium, with change in medium। ठीक है, मतलब क्या है कहने का? जैसे मान लीजिए मैंने इस बोतल के अंदर कोई लिक्विड भर दिया, एयर के अंदर इस लाइट का स्पीड कुछ और होगा, कुछ और क्या यही होगा। बट अगर आपसे बोला जाए कि क्या इस लिक्विड के अंदर भी यही स्पीड होगा, तो नो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम चेंज करेंगे उसके मीडियम को, स्पीड ऑफ लाइट वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। क्या बस इतनी ही प्रॉपर्टीज है? नहीं, ये गुणों की खान है। इसके पास में एक से बढ़कर एक प्रॉपर्टीज है। आइए हम लाइट के अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हो, changes with change in medium, with change in medium। ये सभी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है, लाइट का जो वेवलेंथ होता है, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हो, मीडियम के बदलते ही चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ये वेवलेंथ क्या होती है। आइए थोड़ा इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। जस्ट इमेजिन कि आपके पास में यहाँ एक वेव है, वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया। तो एक चक्कर में जो इसका लेंथ आएगा, एक वेव का जो लेंथ होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं लैम्डा या फिर वेव लेंथ। यानी लेंथ ऑफ वन वेव कैन बी कॉल्ड एज वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो वो चीजें बदलती रहती हैं, मीडियम को जैसे चेंज करोगे वो बदल जाएगा। सर क्या स्पीड ऑफ लाइट बदलता है, वेवलेंथ बदलता है, तो सब कुछ बदलता रहता है उसका? नहीं, एक चीज लाइट की ऐसी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप किसी भी मीडियम में लेकर के जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 8वां पॉइंट नोट करना, फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिसको आप न्यू से डिनोट करते हो। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? न्यू पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल मीडियम, इन ऑल मीडियम्स। जितने भी आपके पास में मीडियम्स होंगे, इन ऑल मीडियम, ठीक है, सभी मीडियम के अंदर न्यू का वैल्यू सेम रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, एक रिलेशन आपको यहां पे पढ़ाया जाता है। कौन सा रिलेशन? आपने एक फार्मूला में भी पॉसिबल की पढ़ा होगा, इंग्लिश में एक चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन का, वहीं पर बताया जाता है, ठीक है। जैसे इज इक्वल टू mc², ये सब फार्मूले होते हैं ना, वहीं पर आपको थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो आपको बताया जाता है इज इक्वल टू h न्यू। फिर E का एक और भी फार्मूला आता है फोटोन की एनर्जी को निकालने के लिए, hc/λ। आप यहाँ पे देखो न्यू c/λ, दोनों ही चीजें आपस में सेम है क्या? तो इसलिए एक वेव टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया जाता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि न्यू इज इक्वल टू c/λ। इस तरीके से एक रिलेशन इन तीनों पॉइंट्स के बीच में दिखाया जाता है, ठीक है। इसका क्या है मतलब, इसको हम समझेंगे ह्यूमन आई वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके सर, क्या इतनी ही प्रॉपर्टीज है? नो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। 9वीं प्रॉपर्टीज को आप नोट करना कि लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड after striking a surface, after striking a surface, and it can also be bent, it can also be bent। इसको मोड़ा भी जा सकता है, इसको रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और भी प्रॉपर्टी इसके बारे में बताया जाता है, उसको करना आप प्रॉपर्टी नंबर 10। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। तो लाइट की ये खासियत है कि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन को शो करता है। और बताने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइट के पास में डुअल नेचर होता है, ठीक है, लाइट डुअल नेचर को शो करता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता रखा था ये सब कुछ, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लो कि लाइट हमेशा ही सीधी रेखा में ट्रेवल करने की कोशिश करता है। इस चीज का सबसे शानदार प्रूफ आपको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे बल्ब जला रखा है मैंने, तो उस बल्ब को जलाने की वजह से वहां से लाइट आ रही होगी, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ लाइट है।
है वो लाइट आता है मेरे इस हाथों पर गिरता है, गिरने के बाद से वो सीधे जाने की कोशिश करता है, बट अगर वो सीधे ना जाता, यहाँ आता, देखता कि कोई रुकावट है, इधर से मुड़ करके यहाँ से आगे बढ़ जाता, बट ऐसा होता ही नहीं है। वो जिद लगा के बैठा है, हम जाएंगे तो सीधे जाएंगे और नहीं जाएंगे तो चलो तुम्हारी हम परछाई बनाएंगे। बिल्कुल वही हाल यहाँ आया। हमारा बोर्ड लाइट, इसके बीच में मैंने इस मार्कर को ला दिया तो ये सीधे यहाँ पे जाके स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है। जब स्ट्राइक नहीं कर पाएगा तो इस पर स्ट्राइक करेगा और फिर इसका वो शैडो बना देता है। तो शैडो का फॉर्मेशन इस बात को प्रूव करता है कि हमारा लाइट सीधे जाने की हमेशा ही कोशिश करता है। आप इन सभी पॉइंट्स को पहले नोट करो, फिर हम आगे की बातें करते हैं।